1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लगातार 4 बार फेल होने के बाद वापस उसी एग्ज़ाम को क्रैक करना और आज वर्तमान में एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर काम करना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईसीएआर एसआरबी नेट की। आखिर क्या कमियाँ रह गई थी? कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो मैं बार-बार दोहरा रहा था जिसकी वज़ह से मैं ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं कर पा रहा था? मेरे जैसे कई ऐसे छात्र हैं जो बार-बार नहीं क्वालीफ़ाई कर पाते हैं नेट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की, वो गलतियाँ वो ना करें और इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालीफ़ाई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आरबीएस कॉलेज आगरा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। व्हाई नेट, आखिर नेट एग्जाम जरूरी क्यों है? हाउ मच टाइम नीड फॉर क्रैकिंग एग्जाम, हमको ये एग्जाम क्रैक करने के लिए कितना टाइम चाहिए? तीसरा, क्या स्ट्रेटजी हमको फॉलो करनी चाहिए जिस वजह से हम इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकें? उसके बाद डाउनलोड सिलेबस, सिलेबस हमको कहाँ से डाउनलोड करना है? परचेज बुक्स, हमको किताबें कहाँ से लेनी है? ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है? साथ में अपने नोट्स कैसे बनाएं, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। लास्ट, डोंट यूज शॉर्टकट। जी हाँ दोस्तों, कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट मेथड के पीछे भागते रहते हैं। वो कौन से ऐसे मेथड जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, आज इन्हीं पॉइंट्स में हम बात करेंगे। और दोस्तों, मेन पॉइंट क्या है जो मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी यूजी सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ से कंप्लीट की थी। देन फिर मैंने अपनी पीजी एमएससी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से आचार्य नरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या से पास की थी। फिर मैंने अपनी पीएचडी चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में प्राप्त की। उसके बाद यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। और उससे पहले मेरा एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन केवीके पर मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। लेकिन मुझे टीचिंग ज्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने ये जॉब को प्रेफर किया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसआरबी नोट को नोटिफिकेशन की। जानिए इसमें क्या है। देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं होना, जिसकी लास्ट डेट है 21 मई 2025। तो अब मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि और लास्ट डेट के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि फिर आपको मनचाहा सेंटर जो है वो नहीं मिलेगा। और सेंटर जो आप है अपना नियरेस्ट रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस भूल में मत रहिएगा कि सेंटर दिल्ली डाल दें या कहीं और डाल दें, जहां पे बच्चों के मन में ऐसे र्यूमर्स फैले होते हैं कि हाँ बनारस सेंटर डाल देंगे या बरेली डाल देंगे या दिल्ली डाल देंगे, कुछ हो सकता है वहां पे चीटिंग करके पास होने का मौका मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ र्यूमर्स होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, जो एग्जाम डेट है वो है 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच में हमारा एग्जाम हो जाएगा, जो कि प्री एग्जाम है, मतलब सिर्फ नेट का एग्जाम है जो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वाई नेट। यूपीएचएससी, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू जो वैकेंसीज आती हैं, इनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो होता है एमएससी प्लस नेट या फिर पीएचडी। तो जो मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो एमएससी प्लस नेट के बेस पर जिनका सिलेक्शन हो गया, तो अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो भी आपके पास मौका है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यूनिवर्सिटी में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपके पास नेट है तो। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर यूनिवर्सिटी में तो बिना एपीआई स्कोर को सिलेक्शन होता नहीं है क्योंकि पीएचडी के 30 नंबर होते हैं। वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है। मेरा ऐसा जूनियर है जो अभी मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टेट डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है, जिसका अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं है। एमएससी प्लस नेट के बेस पर यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन होता है। साथ ही दोस्तों, एसएमएस जैसी पोस्ट है और आईसीआर के थ्रू भी कई सारी पोस्ट आई, जैसे एसटीओ हो गया और एसएमएस हो गया, जो डायरेक्ट एमएससी प्लस नेट की बेसिस पे ही जिनमें सिलेक्शन होता है। इसलिए आपको नेट क्वालिफाई करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैं इसलिए भी बता देना चाहता हूं, नेट पास होना मतलब ये शो करता है कि आपको अपने सब्जेक्ट में नॉलेज है। अगर आपके पास नेट नहीं है, आप पीएचडी हैं या फिर आप एमएससी हैं, तो ये शो होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट में 50% भी नॉलेज नहीं है, तभी आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, हाउ मच टाइम नीड फॉर क्रैकिंग एग्जाम, कितना समय चाहिए आखिर? मैक्सिमम 3 महीने। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट कोई भी हो, 3 महीने में इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है, अगर आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और एक स्ट्रेटजी जो मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी की। लेकिन स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब तक ये एग्जाम की डेट आती है, मैं चाहता हूं मैं आप सभी को नेट क्वालिफाई करा सकूं, क्योंकि मेरे पास जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ मेरे साथी सिलेक्शन पाए हैं,
उन सबकी हेल्प से मैं अलग-अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वीडियो बनाऊँगा और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊँगा कि हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो या फिर एआरएस बनना हो या फिर नेट क्वालीफाई करना हो। आपको सभी सब्जेक्ट में चाहे वो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी हो, सभी डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊँगा अपने चैनल के थ्रू। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप लोग की जो भी क्वेरी होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी टीचर या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की गाइडेंस दिलवा दीजिए। मैं उसके रिगार्डिंग उनके साथ में वीडियो बना करके आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही आपके सब्जेक्ट वाइज में कौन-सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सी कम इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी वो टीचर्स आपको बताएँगे। दूसरा, और आने वाली जो पोस्ट हैं उनमें कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, ये सब भी मैं इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। आप सबसे पहले काम कीजिए, एक पेन और एक कागज़ लेकर के बैठिए क्योंकि आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकें। सबसे पहले हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? सिलेबस डाउनलोड करेंगे। एसआरबी की वेबसाइट पे अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करके हमेशा अपनी टेबल पर या अपने रूम पे ज़रूर रखिए या फिर उस नोटबुक में रखिए जिसमें आप नोट्स बनाना चाहेंगे, उसमें ज़रूर रखिए। और एक मार्कर ज़रूर रखिए ताकि आप ये कवर कर सकें कि आपने कौन-कौन सी यूनिट कवर कर ली है, कौन-कौन सा टॉपिक आपने कवर कर लिया है। दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी है बुक्स की, कि कौन-कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आप परचेज़ करके जिनको पढ़ करके आप अपना नेट और एआरएस एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लिस्ट मैं बना करके तो अपने दूसरे वीडियो में डाल दूँगा। आप उसमें देख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो मैंने बताया कि जो आपके सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे गाइडेंस आपको दिलाऊँगा, वो भी किताब आपको बताएँगे या फिर आप हो सकता है अपने टीचर्स हैं, जो अपने सीनियर्स हैं, जो क्वालीफाई कर चुके हैं, आप जिनको जानते हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि किताबें परचेज़ करें कहाँ से? दोस्तों क्या होता है कि हो सकता है आपको बहुत सी किताबें ऑनलाइन भी मिल जाएँ, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो किताबें ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं, लेकिन किताब हमको ज़रूरत है। आपके लोकल बुक स्टोर में भी नहीं मिल रही हैं, उसके लिए हम करें क्या? उसके लिए पूसा पुस्तक भंडार जो आइराई न्यू दिल्ली है, वहाँ पर पूसा पुस्तक भंडार है। वहाँ पर आप उनको फ़ोन करके आप उनसे अपना एड्रेस लिखवा करके, उनको पेमेंट करके अपने घर पर ही अपना बुक मँगवा सकते हैं। जो भी आप बुक उनको बताएँगे, वो आपके यहाँ पार्सल कर देंगे। उनका मोबाइल नंबर मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए 9868827628। पूसा पुस्तक भंडार, ये आइराई में ही शिशिर हॉस्टल में नीचे बुक स्टोर है, वहाँ से आप इनको कॉल करके आप बुक मँगवा सकते हैं। अब बात करते हैं नोट्स की। अब आप किताबें सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया है, किताबें आप मँगवा लीजिए। उसके बाद जब आप किताबों को पढ़ें, तो आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएँ। जी हाँ, दोस्तों बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे सीनियर्स का नोट्स या फिर जो और दोस्त हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं कि अपना नोट्स दे दो या जो सीनियर्स क्वालीफाई कर चुके हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं कि अपना नोट्स दे दीजिए सर। कभी भी किसी का नोट्स नहीं फॉलो करना चाहिए। रीज़न ये होता है, सपोज़ कीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ कठिन लगी, मैं उसका सिर्फ़ नोट्स बनाऊँगा। जो मुझे सिंपली ईज़िली भाषा में मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे ईज़ी वे में समझ में आ चुका है, मैं उसका नोट्स कभी नहीं बनाऊँगा। लेकिन जो मुझे कठिन लग रहा है, हो सकता है वो किसी और के लिए ईज़ी हो। तो जो मुझे ईज़ी लग रहा है, वो हो सकता है दूसरे के लिए कठिन हो, वो उसका नोट्स बनाएगा। इसलिए नोट्स को फ़ॉलो मत कीजिए क्योंकि नोट्स में आपको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसीलिए अपना नोट्स ज़रूर बनाएँ और हमेशा साथ में रखें। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट की जिसके लिए मैंने बताया था कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। वो है कि डोंट यूज़ शॉर्टकट या ऑब्जेक्टिव बुक। शॉर्टकट मेथड के पीछे नहीं भागना है। जी हाँ दोस्तों, मेरे से मैंने बताया कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वज़ह से मैं क्वालीफाई नहीं कर पा रहा था। मैं लगातार शॉर्टकट के पीछे भाग रहा था। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में र्यूमर्स फैले हुए थे कि आइराई के बच्चे पंतनगर और एनडीआरआई इन सब की अच्छी जगह जो हैं वहाँ के बच्चे इसलिए क्वालीफाई कर जाते हैं नेट क्योंकि वहाँ के टीचर्स पेपर बनाते हैं और बच्चों को क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर दोस्तों बच्चे क्या करते हैं कि आइराई वाले दोस्तों के साथ जो उनके सीनियर्स या फ्रेंड्स हैं उनके पीछे जाते हैं कि हमको नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। वो लोग नोट्स नहीं देते क्योंकि नोट्स कुछ होता ही नहीं है। सब लोग किताबों से ही पढ़ते हैं। इस तरीके की गलती मत फॉलो कीजिए। यही गलती मैंने बार-बार रिपीट की। पीछे नोट्स के पीछे भागता रहा मैं। या फिर अब नोट्स की कुछ बुक्स भी आ चुके हैं जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वाइज़ बुक या फिर वन लाइनर बुक। इसका सहारा बिल्कुल मत लीजिए। लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हाँ, एक किताब पढ़ लेने के बाद सोचते हैं कि इतने में से मैं नेट क्वालीफाई कर जाऊँगा। हो सकता है आप नेट क्वालीफाई कर जाएँ, लेकिन आपको नॉलेज अपने सब्जेक्ट में कभी नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नेट तो क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देने की बात आती है वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। रीज़न यही है कि आपने एक वन लाइनर बुक
पढ़ करके आपने नेट तो क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन आपने सब्जेक्टिव नॉलेज बिल्कुल भी नहीं ली है। इसीलिए थ्योरी की बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स कैसे पढ़नी है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आप लगातार वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को हर बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो कैसे करनी है, मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताऊँगा कि ऑब्जेक्टिव बुक कब पढ़नी चाहिए। क्या जब हम थ्योरी साथ में पढ़ रहे हो तब ऑब्जेक्टिव वाली बुक पढ़नी चाहिए, या लास्ट में पढ़नी चाहिए, या सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी चाहिए? इन सारी चीज़ों पे भी बताऊँगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊँगा जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज़ सब्जेक्ट बुक के बारे में बताऊँगा, प्लस ये भी बताऊँगा बुक को पढ़ना कैसे है। जब भी आप डेली पढ़ें, जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें, तो डेली वाइज़ डेली जो भी आप टॉपिक पढ़ें, अपने बैचमेट्स या अपने जो कलीग्स हैं, उनसे डिस्कस ज़रूर करें। डिस्कशन करने से बहुत चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। तो ये हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की जो पोस्ट है, इसके लिए जब मैं पढ़ रहा था, तो डेली मैं एक टॉपिक को पढ़ता था और मेरे साथ जो मेरे कलीग थे, मैं फ़ोन पे डिस्कस करके अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाता था, ताकि जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सकें। आप सभी को ये पता ही होगा कि डिस्कशन करने से कन्फ्यूज़न दूर होता है, और जब कन्फ्यूज़न दूर होता है, तो हमारी लर्निंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए डिस्कस करना बिल्कुल मत भूलें, और ऐसे ही मैं बार-बार आपको स्ट्रेटजी बताता रहूँगा। ऐसे ही छोटे-छोटे पॉइंट हैं, जिनको बार जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ध्यान रखना, जिसकी वजह से हम पहली बार में इस नेट को क्वालीफाई कर सकते हैं, एसएमएस भी बन सकते हैं, एआरएस भी बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना रखता हूँ, पार्ट 2 के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।